ओके, तो आज मैं आपके लिए एक रिवीजन की क्विक वीडियो बना रहा हूँ। कंप्लीट इसमें कवरेज जितना भी हो सकता है 2 पार्ट्स में देनी पड़ेगी, 2 पार्ट्स में दूंगा। आज हम पहले बात करते हैं मेरे बच्चे वेक्टर्स की, ठीक है, क्योंकि आपके एफए में, आपके एग्ज़ाम में वेक्टर्स आने वाले हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन वेक्टर में से आपको मिलेंगे। चैप्टर तो हमने यूँ पहले पढ़ ही रखा है, आज मैं सिर्फ मोटा माटी बात करूँगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वेक्टर के बारे में वो हम देखने वाले हैं। जैसे कोई भी वेक्टर को ऐसे एरो लगा के डोनेट किया करते हो, आपको मालूम होगा उसके कंपोनेंट हुआ करते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक्स एक्सिस में कंपोनेंट ए एक्स, वाई एक्सिस में कंपोनेंट ए वाई एंड जेड एक्सिस में कंपोनेंट ए जेड हुआ करता है। ये वेक्टर है, वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप होते हैं यूनिट वेक्टर, और ये कंप्लीट बना वेक्टर। इस वेक्टर का अगर मैं बात करूँ मैग्नीट्यूड की, तो इसका मैग्नीट्यूड दिया जाता है ए वेक्टर, साथ में मोड लगा देते हैं या नॉर्मल ए लिख देते हैं। अंडर रूट में आई कैप जो है, आई कैप उसका कोफिशिएंट यानी कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ऐसे ही जे कैप का, ऐसे ही के कैप का, यानी कि ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। ये आपका हो जाया करता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक बात, एक छोटी सी बात है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एक दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बना करते हैं। कई बार कोई वेक्टर दिया रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकलवाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकला करता है अंडर रूट में आई कैप का स्क्वायर कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये हुआ करता है। डायरेक्शन निकालनी होती है। डायरेक्शन का मतलब हम लोग, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर से, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर तो ये है, मैग्नीट्यूड क्या है ये, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन मिल जाया करती है। यानी कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड मीन्स इस तरीके से ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप और अपॉन में ये, यानी कि मैग्नीट्यूड। ये हुआ करता है यूनिट वेक्टर। कई बार डायरेक्शन निकालने को कहता है, तो ध्यान रखेंगे जब भी आपको डायरेक्शन निकालने को कहेगा, आप उसमें यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ये हो गया, ओके। अब क्या बात आती है वेक्टर में, एक इम्पोर्टेंट बात आती है यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यानी 1, हुज मैग्नीट्यूड इज 1, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। जैसे अगर हमसे कहें ये वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, क्या है, अगर ये वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, इफ़ वेक्टर ए, यानी कि जो वेक्टर ए लिखा हुआ है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप इज़ यूनिट वेक्टर, अगर हमको दिया है कि ये यूनिट वेक्टर है। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 1। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला करते हैं, अंडर रूट में आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। इस सब किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। सॉल्व करके हमें यहाँ से ये 3 कंपोनेंट है, ये 3 में से 2 दिए होंगे तो 1 निकल जाएगा। सॉल्व करने पे कोई भी वेक्टर दे दे, कहता है कि यूनिट वेक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आएगा। सॉल्व करके आप वहाँ से ए एक्स या ए वाई जो भी वैल्यू निकलवाएगा निकाल लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये दूसरी बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जीरो वेक्टर की, क्योंकि देखो ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चन नहीं, जीरो वेक्टर पे। जीरो वेक्टर क्या होता है बच्चे, जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। इसके एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल इसके कहाँ आया करते हैं। जैसे किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 है, जीरो वेक्टर, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी ना, तो वो जीरो वेक्टर हुई, वेक्टर। ऐसा ही किसी बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसमें एक्सेलरेशन 0 हुआ करता है। ये सब एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कोई बॉडी अपनी जगह पे बैठी हुई है, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0, नेट फोर्स किसी बॉडी पे लगने वाले 0 हो सकते हैं, तो ये सब जीरो वेक्टर के एग्जाम्पल है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जीरो वेक्टर में कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जीरो वेक्टर में कभी भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हुआ करती है, ठीक। चलिए अब थोड़ी सी आगे और बात करते हैं। क्या इनमें आती है बेटा, 2 वेक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं, मान लो 2 वेक्टर हैं इस तरीके से, ये वेक्टर ए है
और ये वेक्टर बी है, इनके बीच में है एंगल थीटा। दोनों को ऐड करने का पैरेललोग्राम मेथड कहता है कि आप इससे मिलके एक पैरेललोग्राम बनाओ जो इसमें डायगोनल आएगा, डायगोनल ये आपका होगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी, वेक्टर सम। इसका एंगल ए से कितना है, सपोज अल्फा। तो वेक्टर आर का जनरल फॉर्मूला दिया होता है एडिशन ऑफ वेक्टर में। क्या दिया होता है बच्चे एडिशन ऑफ वेक्टर में? वेक्टर आर का फॉर्मूला, उसके जब वेक्टर है ना ये, तो उसके मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हुआ करता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा होता है जिन दोनों वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं उनके बीच का एंगल। हमने यहाँ पे ए और बी वेक्टर को ऐड किया, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, तो ए और बी के बीच में जो एंगल है ये है थीटा। यहाँ पे एंगल वही रखते हैं जो ए और बी के बीच में हुआ करता है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अल्फ़ा एंगल पे है तो हम निकाला करते हैं tan अल्फ़ा। अल्फ़ा एंगल कहाँ से है, ए से है, बी से है? ए से दिख रहा है आपको, अल्फ़ा एंगल ए से दिख रहा है, यूँ ऐसे जो अल्फ़ा एंगल है ए से दिख रहा है। तो ध्यान रखेंगे अगर ए से दिख रहा है तो बी पहले आएगा, यहाँ tan है तो साइन आएगा, बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा, यहाँ प्लस रहेगा ए। ये डायरेक्शन कहाँ से निकली है, वेक्टर ए से। अल्फ़ा एंगल कहाँ से है, वेक्टर ए से है ये। अगर मान लीजिए आप निकालते हैं अल्फ़ा ये बीटा एंगल, मान लो बीटा एंगल ये वाला होता, ये क्या होता है एंगल ये वाला, सपोज़ बीटा, तो यहाँ से tan बीटा क्या लिखा करते। अगर हम बीटा निकाल रहे हैं वेक्टर बी से तो यहाँ आएगा ऊपर ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ये वेक्टर बी से है फ्रॉम वेक्टर बी, और ये कहाँ से था, अल्फ़ा फ्रॉम वेक्टर ए। इस बात का आप ध्यान रखा करते हैं, क्वेश्चन में यही घुमा देता है कई बार। आप डायग्राम को ध्यान देते नहीं हैं, आप सोचते हैं हर बार, आपको ज़्यादातर बच्चे यही फॉर्मूला याद करते हैं और ये लिख देते हैं, कई बार एंगल दूसरा दिया होता है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार मान लो बी यहाँ दे दिया, ए यहाँ दे दिया, तो वो बी से एंगल नफा करेगा ना, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक। अब इसमें जनरल केस बनते हैं 3। इफ़ अगर थीटा 0 डिग्री है दोनों वेक्टर्स के बीच में, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐसे वेक्टर ए है और ऐसे वेक्टर बी है, अगर ऐसा होता है तो आप ध्यान रखेंगे अगर एंगल 0 डिग्री है तो सीधे सीधे वेक्टर आर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड वो सीधे सीधे दोनों को जोड़ के आ जाता है। अगर वेक्टर 180 डिग्री है यानी कि एंटी पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल थे, यहाँ एंटी पैरेलल, यानी एक वेक्टर तो इधर को है, दूसरा वेक्टर इधर को है, तो बड़े में से छोटा घट जाया करता है, वेक्टर आर जो निकलता है डिफरेंस करके निकलता है। अगर दोनों 90 डिग्री पर हैं, अगर दोनों वेक्टर कितने डिग्री पर हैं, 90, दोनों को ऐड करना है तो जो रिजल्टेंट निकलता है वो निकलता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वही है जिसे आप पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, ये देखो तो। हाँ, ये हुआ करता है बच्चे आपके वेक्टर के बारे में छोटी छोटी सी बातें, एडिशन। यहीं पर अगर हम इसे सब्सट्रैक्ट कर रहे होते तो बी को नेगेटिव डालते तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, बस, और कोई ध्यान नहीं रखना, ठीक है। हाँ चलिए अब वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होता अगर आप उसको पैरेलली शिफ्ट करते हो। एक वेक्टर ऐसे है, उसको कहीं भी ले जाओ पैरेलली, वेक्टर चेंज नहीं होता। वेक्टर चेंज तब होता है अगर उसे हल्का सा भी डायरेक्शन चेंज कर दें या मैग्नीट्यूड चेंज कर दें। चलिए अब इसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की बात है। डॉट प्रोडक्ट में जो निकला करता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको। डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर निकला करता है मेरे बच्चे वो स्केलर हुआ करता है। स्केलर कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट हम तब करते हैं जब हमको दूसरा वेक्टर भी पहले वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए होता है। जैसे ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, ये इनके बीच में एंगल थीटा। अगर मुझे बी की वैल्यू भी इसकी डायरेक्शन में चाहिए तब मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा। एक बी का कंपोनेंट टूटेगा नीचे इधर, और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या हुआ करता है, कॉस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये होगा मेरे बच्चे बी कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर जो जाएगा ऐसे वो क्या होगा, बी साइन थीटा। अब अगर मुझे इसकी ही डायरेक्शन में चाहिए तब मैं डॉट प्रोडक्ट किया करता हूँ। क्या आने वाला है फिर वो देखो, ए इंटू बी कॉस थीटा हो गया ना, हो गया। ये हुआ करता है डॉट प्रोडक्ट। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट में कुछ बेसिक सी बातें, इंपॉर्टेंट बातें क्या होती हैं
कॉस थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री है, इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, हमको पता है अगर थीटा 90 डिग्री है इसका मतलब कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0। अगर यहाँ पुट कर दें हम इस वैल्यू को, यहाँ पुट कर दें, अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसका मतलब है ए डॉट बी 0 आएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन में कहता है एंगल निकालो ए और बी के बीच। आप सबसे पहला काम करेंगे ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाती है, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाती है तो समझ जाओ उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करके देखना है आप लोग, ठीक, ओके। अब इसमें क्या है एक बात, वेक्टर ए वेक्टर बी, ए क्या है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा क्या है दोनों के बीच में छोटा एंगल, ए और बी के बीच में छोटा एंगल, एंगल तो ये भी है 360 माइनस थीटा, लेकिन छोटा एंगल थीटा है तो थीटा ले आना, छोटा एंगल, ठीक, ओके। अब इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, आई कैप क्या है यूनिट वेक्टर, आई कैप वाई में हो गया जे कैप और जेड में हो गया के कैप, ये यूनिट वेक्टर है, ये सब आपस में 90 डिग्री हुआ करते हैं, आपको मालूम है। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है यूनिट, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा मेरे बच्चे, 1। अगर मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, सपोज आई डॉट जे करता हूँ, आई डॉट जे, तो आई डॉट जे, तो आई का मैग्नीट्यूड फिर जे का मैग्नीट्यूड फिर कॉस 90, आई का मैग्नीट्यूड कितना है 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, जे का मैग्नीट्यूड कितना है 1 इंटू कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आई डॉट जे जो होता है वो 0 होता है। इसी तरीके से जे डॉट के भी 0 होगा और के डॉट आई भी 0 होगा, क्योंकि इनके बीच परस्पर जो कोण है वो 90 डिग्री है, इनके बीच म्यूचुअल एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ करता है। अगर आई डॉट आई करते हैं, आई डॉट आई, तो सिंपल सी बात है, आई है दूसरा आई भी इसी तरफ होगा, तो आई डॉट आई कितना जाएगा 1 इंटू कॉस 0, 1 इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये सारा 1 आ जाएगा। आई डॉट आई 1 होगा, ऐसे ही जे डॉट जे भी 1 हुआ करता है, ऐसे ही के डॉट के भी 1 ही हुआ करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ओके। बहुत सिंपल सी बातें हैं। अब कई बार क्या होता है मेरे बच्चे, जो क्वेश्चन हमें दिया रहता है उसमें अगर देखो, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसमें आपको खासियत होती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आपको मान लीजिए कोई वेक्टर दे रखा है, मैंने सपोज ये दे रखा है 4i कैप माइनस 2j कैप, ऐसे कैप, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करो, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू इट। अब हमें ऑप्शन दे दें, मान लो ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे दिए 4, क्या ऑप्शन दिए हैं, सपोज पहला ऑप्शन दिया है 3i कैप, ठीक है, प्लस 6j कैप, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है माइनस 2i कैप प्लस में 4j कैप, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है k कैप, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है माइनस में k कैप प्लस i कैप। इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या करना है, अब चारों ऑप्शन में से इसके परपेंडिकुलर निकालना है। जब भी परपेंडिकुलर शब्द कह दे आपके दिमाग में बैठनी चाहिए डॉट प्रोडक्ट, उनका 0 आता है। हम इनकी डॉट प्रोडक्ट देखेंगे 0, इसकी करोगे 0 नहीं आएगी, इसकी करोगे 0 नहीं आएगी, इसकी भी करोगे 0 नहीं आएगी, और इसकी इसमें कर लो 0 आएगी, क्योंकि आई डॉट के ये रहा 0, ऐसे ही जे डॉट के वो भी 0, तो ये सारा कंप्लीट 0 आएगा, आंसर है ये। मैं सब एक को सॉल्व कर सकता हूँ, वरना एक दिमाग आप ये लगाओ, ये एक्स वाई प्लेन में और ये जेड में है, एक्स वाई प्लेन ऐसे है, जेड ऐसे है, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर कॉमन सेंस की आपको बातें आती है तो सिर्फ तभी ही, ठीक। डॉट प्रोडक्ट करने में सिंपल सा तरीका आप ध्यान रखेंगे, या तो आई वाले की आई में कर दो, जे वाले की जे में, के वाले की के में जोड़ दो, सिंपल, आई वाले की आई में, जे वाले की जे में, के वाले के में जोड़ दो। या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ 4i डॉट के माइनस 2j डॉट के, अब आपको पता है आई डॉट के क्या है, आई डॉट के 0 है, जे डॉट के क्या है, जे डॉट के भी 0 है, फिर सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर जल्दी से बात आया करती है वेक्टर प्रोडक्ट की, यानी जिसे हम बोला करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें हमारा जो होता है, हमें जो इसमें रिजल्ट मिलता है वेक्टर मिला करता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा करते हैं। इसको कैसे डिफाइन किया गया, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब किसी भी वेक्टर को खाली ये नहीं लिख सकते मैग्नीट्यूड गुणा डायरेक्शन भी आती है, साथ में क्या आया करती है डायरेक्शन,
तो ये हुआ करता है आपके वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला। इसमें ध्यान रखेंगे ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसमें हमको जो ये यूनिट वेक्टर है ये ए के भी परपेंडिकुलर हुआ करता है बी के भी। जो ये नया वेक्टर मिलता है ये ए के भी परपेंडिकुलर है एंड एज वेल एज इट इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दोनों के परपेंडिकुलर हुआ करता है। मतलब ये है अगर ये एक आई कैप है ये जे कैप है तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो हुआ करती है वो के कैप में आया करती है। ऐसे राइट हैंड थंब रूल भी लगाते हैं डायरेक्शन निकालने को, कि वेक्टर मिलता है ना डायरेक्शन निकालने को, ए से बी की ओर चलते हैं छोटे एंगल के साथ। अगर मैं आई क्रॉस के कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं कर रहा हूँ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का मतलब आपने राइट हैंड की उंगलियों को, राइट हैंड है ये, आप अपने राइट हैंड की उंगलियों को आई से जे की ओर ले जाएंगे, आई से जे की ओर, जो पहले लिखा है उससे दूसरे की ओर, और छोटे एंगल के थ्रू। आई और जे के बीच में छोटा एंगल 90 डिग्री है या 270 डिग्री है, माई आंसर इज़ 290 डिग्री। छोटा एंगल अगर 90 डिग्री है तो आपको अपने उंगलियां कहाँ से ले जानी है, आई से जे की ओर छोटे एंगल के साथ, ये गई ऐसे, आई से जे की ओर छोटे एंगल। अंगूठा कहाँ आया आपका, ऊपर आया ना, ऐसे ऊपर आने का मतलब ये के की डायरेक्शन में। तो आई क्रॉस जे जो हुआ करता है वो के कैप हुआ करता है। इसको आप ध्यान रखेंगे डायरेक्ट साइकिल ऑर्डर में, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद फिर से आई। अगर आई डॉट जे है तो के कैप, आई क्रॉस जे मैंने डॉट बोल दिया था, माफ़ करना। अगर आई क्रॉस जे है तो के कैप, जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के, ये ऐसे चल रहे हैं इस ऑर्डर में, तो आई कैप। कहीं के क्रॉस आई है तो के क्रॉस आई तो जे कैप। लेकिन अगर उल्टा चलते हैं आप, मान लीजिए के क्रॉस जे कर रहा है कोई, के क्रॉस जे, तो उल्टा चल गया तो माइनस में आएगा, माइनस में आई कैप, ये ध्यान रखेंगे। एक और बात मैं बताता हूँ आपको, अगर आप करते हैं ए डॉट बी या आप करते हैं बी डॉट ए, दोनों ही वैल्यू बराबर होती हैं। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव होना करता है। इसमें अब क्या बात ध्यान रखते हैं, साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे था कॉस थीटा, कॉस 0 होता है 90 डिग्री पे, साइन थीटा 0 होता है 0 डिग्री या 180 डिग्री पे। अब अगर कोई भी वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं, पैरेलल होंगे तो थीटा होगा 0 डिग्री, और अगर एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा आपका हुआ करता है 180 डिग्री। आप इन वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी। यानी अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करूँ वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ये देखेंगे आप सिर्फ इतना है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड है बच्चे, ये मैग्नीट्यूड है आपके वेक्टर प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हुआ करता है ये। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन किस तरीके से आया करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में, आप देखें कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि 11th में आप आगे सीखेंगे उन फॉर्मूलों को। जैसे वर्क डन, ये हुआ करता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। जैसे पावर, ये हुआ करता है फोर्स डॉट वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट। जैसे फ्लक्स, हालांकि फ्लक्स अभी तुम्हारे में नहीं आएगा, ये होता है कोई भी फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। ऐसे ही थोड़ी बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिक्स ये आती है कि टॉर्क आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ है तो उंगलियां आर से एफ की ओर चलती हैं, आर से एफ की ओर, आर से एफ की ओर, छोटे एंगल के साथ। दोनों में ही यहाँ चाहे डॉट प्रोडक्ट है चाहे क्रॉस प्रोडक्ट है, जो ये एंगल है छोटा एंगल होता है थीटा। ये थीटा क्या है, स्मॉलर एंगल, छोटा एंगल है ये। यहाँ भी ये थीटा स्मॉलर एंगल है, ए और बी के बीच में स्मॉलर एंगल, छोटा एंगल। अच्छा, अब क्या ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने बताया टॉर्क है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से निकला करता है। इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिला करती हैं, ठीक। चलिए, और इसमें क्या एग्जांपल आ जाते हैं, इसमें एग्जांपल और ये आया करते हैं। सपोज़ जनरल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, कि भैया ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के, तो ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी।
कुछ नहीं, ए डॉट बी की वैल्यू जो होती है वो रखो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैंने भी बताया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कह रहा है तो सिर्फ ये वाला पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन है। कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। तो आप देखेंगे थीटा इसमें निकल करेगा 45 डिग्री। काफ़ी बार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे ही जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है, देखें आप, अगर ये वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, इनके बीच में एंगल कितना हो ताकि इनका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वो भी वेक्टर ए ही आए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है। जनरल याद हो सीधे 120 डिग्री आया करता है। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, इस टाइप की चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। और इसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में और क्या हो सकते हैं, एक हाँ बड़ी अच्छी बात, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, उसकी वेलोसिटी होती है इस तरीके से टेंजेंशियली। एक्सेलरेशन कहाँ को लगा करता है, सेंटर की ओर, एक्सेलरेशन है सेंटर की ओर। एंगल कितना है इनके बीच, 90 डिग्री, हर समय 90 डिग्री होगा। और अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। अगर कभी आपको कोई वेलोसिटी दे रखी है और कोई एक्सेलरेशन दे रखा है, मान लो वेलोसिटी दे रखी है ऐसे करके 3i कैप प्लस 4j कैप, और आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, मान लीजिए आपको किस तरीके से दे रखा है, आपको एक्सेलरेशन कैसे माने एक्सेलरेशन दे रखा है, मान लो आपको माइनस में 4i कैप माइनस में 3j कैप, ठीक है, ऐसे दे रखा है, चलो ठीक है। और आपसे कहे कि चेक कर बताओ कि ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं, कुछ मत करो, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0, भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल हर जगह 90 होगा, हर जगह 90। आप डॉट प्रोडक्ट करके देखो, अगर 0 आ जाता है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर 0 नहीं आता तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, 3 4 जा -12, 3 4 जा -12, यानी -24 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। एक बड़ा अच्छा चीज़ पूछी जाती है काफ़ी बार, ये तो काइनेमेटिक्स में भी समझ सकते हो। अगर ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है। अब अगर ये थीटा एक्यूट है, अगर ये थीटा छोटा है तो आपकी स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है। अगर ये थीटा ऑब्ट्यूज़ है, तो आपकी स्पीड घटती है क्योंकि एक्सेलरेशन उसका अपोज करता है। और अगर थीटा आपका परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है तो आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड सेम रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही केस होता है, ठीक। ये बड़ा अच्छा मतलब क्वेश्चन इसमें बना करते हैं, बहुत इजी सी बातें होती हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। ओके, अब कुछ बातें उसमें पढ़ा करते हैं ग्राफ में, थोड़ी सी बात हम किस में पढ़ा करते हैं, ग्राफ की। ग्राफ में क्या हुआ करती हैं, जैसे कोई भी ग्राफ है, मैं कह रहा हूँ कहीं भी कोई ग्राफ हो, ग्राफ में बेसिकली दो ही चीज़ें होती हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम लिया करते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर हम लिया करते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। किसी भी ग्राफ में दो बातें होती हैं, मान लो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में पर्टिकुलर एक तो होता है इसके नीचे जितना ये एरिया है, एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करा करते हैं, x इंटू वाई। जो ग्राफ में एरिया होता है वो हमें मिला करता है x इंटू वाई से। पूछा जाए इस ग्राफ में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी स्लोप मतलब ढलान, इंक्लिनेशन, स्लोप कैसे पता चलेगा, तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने याद करें 9th आपको बताया होगा, खड़ा अपॉन पड़ा, यानी y अपॉन एक्स, tan थीटा हुआ करता है स्लोप। तो y पे कोई क्वांटिटी होगी अपॉन x पे कोई क्वांटिटी होगी, उसका स्लोप निकालना है, जो बनेगा आपको मालूम चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूँ आप लोगों से, बहुत सिंपल सी बात, मान लीजिए ये आपको दे रखी है, मान लीजिए डिस्टेंस, ये आपको दे रखा है मान लीजिए टाइम, कह दे बताओ इसका स्लोप कैसे निकलेगा, खड़ा अपॉन पड़ा यानी y अपॉन एक्स। वाई पे कौन है यहाँ पे क्वांटिटी, डिस्टेंस, तो ये हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि स्लोप क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, आपको पता होना चाहिए वो स्पीड होता है। ऐसे भी दे सकता है, ध्यान से देखना, मान लीजिए ये पोजीशन है, पोजीशन इधर दिया हुआ है आपको टाइम, कह दे बताओ इसमें स्लोप क्या होता है। तो स्लोप का बेसिक फॉर्मूला क्या है, खड़ा अपॉन पड़ा।
वाई अपॉन एक्स। वाई पे कौन है, पोजीशन, इसका मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम का मतलब वेलोसिटी। अरे चेंज इन पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ करता है ना, चेंज इन पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही आपसे कह दे लो जी लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह दे बताओ इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप का वही फॉर्मूला, खड़ा अपॉन पड़ा, स्लोप पे कौन है वेलोसिटी, तो यहाँ निकलेगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि ये वो करता है एक्सेलरेशन। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, इज़ इट पॉसिबल कि किसी बॉडी की वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जबकि उसमें एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो, क्या ये पॉसिबल है, बताएं, इज़ इट पॉसिबल और नॉट। एंड आंसर इज़ यस, पॉसिबल है। ध्यान रखना वेलोसिटी जीरो तब होती है जब बॉडी रुकती है, जब बॉडी रुकती है, और एक्सेलरेशन जीरो तब होता है जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लगता है। हमने फोर्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। एक्सेलरेशन जीरो तब होता है जब बॉडी पे लगने वाला फोर्स नेट फोर्स जीरो हो। अगर फोर्स लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन होगा। अब सोचें आपने एक बॉल को बिल्कुल ऊपर को फेंका, वो मैक्सिमम हाइट पे गई, क्या मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो पलटी मारती है नीचे आने के लिए। ध्यान रखना जब भी कोई बॉडी पलटी मारेगी यानी कि अपनी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट करेगी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ी सी देर के लिए वेलोसिटी जीरो होती है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हुआ करती है, जीरो। क्या इस पॉइंट बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, बताओ ज़रा। इस पॉइंट पे बॉडी पे फोर्स लगता है जो यहाँ पे, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर हमेशा नीचे की ओर लगा करता है। तो यहाँ जब फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, ग्रेविटी। अगर फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन होगा ही होगा, ज़ीरो नहीं हो सकता एक्सीलरेशन क्योंकि फोर्स लग रहा है। इसलिए ऐसा पॉसिबल है, ये एग्जांपल मैंने आपको बताया, ऐसा पॉसिबल है, ठीक। और इस पर क्या हुआ करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे वो आपने पढ़ा ही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ये भी मैंने आपको प्रूफ कराया था अगर आपको याद है तो। कई बार एग्जाम में 2 नंबर में 3 नंबर में आया करता है प्रूफ। क्या हुआ करता था अगर याद करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होता था, u प्लस हाफ, हाफ लिख दो, फिर 2n माइनस 1 लिख दो, 2n माइनस 1 इंटू ए, ये हुआ करता था। ये चीज़ आप याद रखेंगे सब चीज़ें। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, हाँ डायमेंशनली करेक्ट है। अभी तो मैंने डायमेंशन की नहीं बनाई क्योंकि बड़ी हो गई वीडियो, ठीक। तो इस सब को आप तैयार रखेंगे अपने को, जो भी ये मैंने आपको वीडियो दी है, वेक्टर के क्वेश्चन आपने करने हैं, वेक्टर के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, और जल्दी में है क्योंकि रिवीजन वाली वीडियो है, इसका ध्यान रखेंगे। 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो अगर पैरेलल है, अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी बेटा डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ करती है, ठीक। इस सब को आप अच्छे से करेंगे। आई थिंक अभी इतना करना, फिर मैं बाकी ट्राई करता हूँ। प्रोजेक्टाइल मैंने आपको कल बताया ही था सारा, और यूनिट डायमेंशन मैंने आपको बता ही रखा है, यही आपका टेस्ट में आया करेगा। ये मैंने अभी आपको रिवीजन कराया है, ऐसा नहीं कि ये टेस्ट में आएगा, ये रिवीजन है, इसका क्वेश्चन करना। मैं आपकी मोक टेस्ट भी लूँगा, ठीक। थैंक यू भैया, देखना ढंग से, पूरे ध्यान से।